नमस्कार दोस्तों, देहरादून का रिस्पना बंदाल एलिवेटेड हाईवे एक प्रोजेक्ट है जो शहर को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का वादा करता है। लेकिन इस तरक्की की कीमत कौन चुकाने वाला है? वो लोग जिनके घर, जिनके सपने बुलडोजर के नीचे दबने वाले हैं। ऐसे में एक शब्द जो फिर से सुर्खियों में है, अवैध। और ये शब्द तब बहुत ज्यादा सुर्खियों में आता है जब कहीं पर भी विकास का काम होने वाला होता है तो अवैध तरीके से रह रहे लोगों को वहां से हटाया जाता है, चाहे वो वहां पर कितने ही सालों से क्यों ना रह रहे हो, चाहे 1 साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल। यहाँ पर बात सिर्फ रिस्पना बंदाल एलिवेटेड हाईवे की नहीं हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है हर वो विकास परियोजना की जब लोगों के घरों पर बुलडोजर चले हैं, लोगों के घर टूटे हैं। ऐसे में कुछ लोग कहते हैं कि ये लोग बाहर से आए हैं, अवैध तरीके से रह रहे हैं, तो इन्हें हटाने में क्या दिक्कत है? तो पहली बात, जब ये लोग यहाँ पर बसते हैं तब कानून प्रशासन कहाँ जाता है? और वो लोग जो अभी कह रहे हैं कि ये लोग अवैध हैं, इनके घर उजड़ेंगे, तो आपकी बोलती तब क्यों बंद थी जब ये 1-2 लोगों ने कब्जा करना शुरू किया था? तब तो आपको लगा होगा कि मुझे क्या करना है, मेरा काम थोड़ी है। ये बस्तियां रातों रात नहीं बनी है, ये दशकों की प्रशासनिक निष्क्रियता का एक परिणाम है। अब अचानक इन्हें हटाने की कार्रवाई करना एक झटके जैसी लगती है, जिन्हें पहले प्रशासन ने अनदेखा किया और कुछ सरकारों ने इन्हें खुद बसाया होता है। दूसरी बात, वोट मांगते टाइम किसी को ये नहीं दिखता कि ये लोग वैध हैं या अवैध हैं। तब इनसे कई सारे वादे किए जाते हैं, वोट वसूले जाते हैं, यहाँ तक कि वोट वसूलने के लिए ही इन्हें ऐसे बसाया जाता है। इनके पास आधार कार्ड है, मतलब ये देश के लीगल नागरिक हैं। ये हर एक इलेक्शन में लाइन में लगकर वोट डालते हैं, अपने इलाके के विकास के लिए, अपने हक के लिए आवाज उठाते हैं। लेकिन फिर भी जब बात डेवलपमेंट की आती है, विकास की आती है, तो बुलडोजर सबसे पहले इनके घर पर ही चलता है, अवैध कहकर। सवाल है कि अगर ये लोग सिस्टम का एक हिस्सा है तो इनके घरों को इस तरीके से क्यों उजाड़ा जाता है? सरकार इनके आधार कार्ड, वोटर आईडी सब कुछ मानती है, लेकिन इनके हक को क्यों भूल जाती है? ऐसे प्रोजेक्ट शहर के लिए जरूरी हो सकते हैं, लेकिन क्या इसके लिए गरीबों के घर उजाड़ना जरूरी है? क्या इन लोगों का रिहेबिलिटेशन का कोई प्लान है? इनको कोई प्लान दिया गया है? ये सवाल बड़ा है। तरक्की का मतलब सिर्फ सड़कें या ब्रिज बनाना नहीं, बल्कि हर एक इंसान को सम्मान देना है। ऐसे में अब सवाल है कि वोट देने के बाद और भारत का नागरिक होने के बावजूद भी लोगों के पास रहने के लिए एक वैध ठिकाना क्यों नहीं है? तो चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। भारत में अवैध रूप से रह रहे लोगों के लिए कानूनी प्रावधान की बात करें तो एक बहुत जटिल मुद्दा है। सबसे पहले नागरिकता और अधिकार पर बात करते हैं। आधार कार्ड, पहचान पत्र, वोटर आईडी होने का मतलब होता है कि लोग भारत के नागरिक हैं और उन्हें संविधान के तहत कुछ मूलभूत अधिकार प्राप्त है, जैसे कि अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा है कि जीवन का अधिकार केवल जीवित रहने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें गरिमापूर्ण जीवन भी शामिल होता है। अब सवाल, अगर ये लोग अवैध तरीके से रह रहे हैं तो आधार कार्ड किस एड्रेस पर बनता है? आधार कार्ड बनवाने के लिए आपको एक एड्रेस प्रूफ देना होता है, जो आपका वर्तमान निवास यानी कि करंट एड्रेस को दिखाता है। यह एड्रेस कोई भी हो सकता है, जैसे कि किराए का मकान, झुग्गी झोपड़ी या कोई भी अस्थायी ठिकाना। UIDAI यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नियम के अनुसार आधार कार्ड बनाने के लिए जमीन का मालिकाना हक दिखाना जरूरी नहीं है। आप बिना किसी मालिकाना हक दस्तावेज के भी आधार कार्ड बनवा सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि आपके पास कोई भी वैलिड प्रूफ होना चाहिए, जैसे बिजली पानी का बिल, राशन कार्ड, किराए का एग्रीमेंट। अगर कोई ये सारे प्रूफ नहीं है तो किसी पड़ोसी मकान मालिक या स्थानीय व्यक्ति का सत्यापन भी काम करता है। अवैध बस्तियों का एड्रेस, झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोग अक्सर अपने उसी ठिकाने का एड्रेस देते हैं जहां वो रहते हैं, जैसे कि गली नंबर XYZ बस्ती देहरादून। UIDAI इसे स्वीकार कर लेता है क्योंकि आधार का मकसद पहचान देना है, ना कि जमीन का मालिकाना हक देना। अब बात वोटर आईडी की। आधार कार्ड और वोटर आईडी अलग अलग डॉक्यूमेंट्स हैं, लेकिन दोनों में एड्रेस का इस्तेमाल होता है। वोटर आईडी बनवाने के लिए भी आपको अपने निवास का सबूत देना होता है, जो अक्सर आधार कार्ड के आधार पर हो सकता है। और वोटर आईडी से वोटिंग जैसे अधिकार मिलते हैं, लेकिन ये दस्तावेज जमीन का मालिकाना हक नहीं देते हैं। तो इससे साफ है कि आधार कार्ड और वोटर आईडी से जमीन पर मालिकाना हक नहीं मिलता है। आधार कार्ड सिर्फ आपकी पहचान और निवास को सत्यापित करता है। अगर कोई अवैध बस्ती में रह रहा है और आधार कार्ड उस एड्रेस पर बना है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो जमीन उसकी हो गई।
जमीन का मालिकाना हक तय करने के लिए अलग से दस्तावेज होते हैं, जैसे प्रॉपर्टी के कागजात, सेल्स डीड रजिस्ट्री, खसरा खतौनी, लैंड रिकॉर्ड्स, नगर निगम या ग्राम पंचायत से मान्यता। ज्यादातर अवैध घर सरकारी या निजी जमीन पर बिना अनुमति के बने होते हैं। इस वजह से इन्हें कानूनी तौर पर अवैध अतिक्रमण माना जाता है, भले ही कोई वहां पर सालों से क्यों ना रह रहा हो और आधार कार्ड, वोटर आईडी में वही एड्रेस हो, भले ही वहां रहने वाले लोग वोट देते हो। लेकिन अगर जमीन का मालिकाना हक नहीं है तो सरकार या कोर्ट उस जमीन को खाली करा सकती है, आदेश दे सकती है। देखा जाए तो ऐसे लोग एक बड़ा वोट बैंक होते हैं और कई बार नेता चुनाव से पहले इनसे बड़े बड़े वादे भी करते हैं, लेकिन सत्ता में आने के बाद इनकी समस्याएं जैसे पुनर्वास, आवास को नजरअंदाज कर दिया जाता है। ये लोग वोट देकर सरकार चुनते हैं, लेकिन वही सरकार बाद में इनके घर तोड़ देती है। ये एक तरह का विश्वासघात लगता है, क्योंकि जिन नेताओं को ये चुनते हैं वो अक्सर इनके हक में आवाज नहीं उठाते। ये एक तरह का शोषण है और इसका कारण है राजनीतिक प्राथमिकताएं। नेता अक्सर बड़े प्रोजेक्ट और मध्यम उच्च वर्ग के हितों को प्राथमिकता देते हैं, क्योंकि ये ज्यादा वोट बैंक या फंडिंग लाते हैं। कानूनी कमजोरी, अवैध बस्तियों को कानूनी सुरक्षा कम मिलती है, क्योंकि इनके पास जमीन के कागजात नहीं होते हैं। वहीं ऐसे लोगों की आवाज संसद या विधानसभा में कम ही पहुंचती है, क्योंकि इनके पास संगठित ताकत नहीं होती। बड़े बिल्डर्स, कॉर्पोरेटर्स और मध्यम उच्च वर्ग के पास ज्यादा प्रभाव होता है, जो सरकारी नीतियों को अपने हक में मोड़ लेते हैं। झुग्गी वासियों का वोट बैंक भले ही बड़ा है, लेकिन उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति कमजोर होने से उनकी मांगे दब जाती है और ये अपने कानूनी अधिकारों जैसे कोर्ट में अपील करना, पुनर्वास की मांग करना से अनजान होते हैं। इस वजह से वो सिस्टम का फायदा नहीं उठा पाते। अब बात कानूनी तौर पर क्या होता है। जब इन्हें हटाया जाता है, कानूनन बेदखली से पहले सरकार को उचित नोटिस देना चाहिए और कुछ मामलों में पुनर्वास यानी कि रिहैबिलिटेशन की व्यवस्था करनी चाहिए। लेकिन देखा जाए तो जमीनी हकीकत में पुनर्वास अक्सर नहीं होता। या तो कोई योजना नहीं होती या वैकल्पिक जगह शहर से बहुत दूर होती है, जहाँ रोजगार के कोई भी अवसर कम होते हैं, नहीं होते हैं, या फिर मुआवजा कंपनसेशन बहुत ज्यादा कम होता है। ऐसे में प्रभावित लोग कोर्ट जा सकते हैं और बेदखली पर स्टे ऑर्डर ले सकते हैं। एनजीओ जैसे कि SPARC या ह्यूमन राइट लॉ नेटवर्क जैसी संस्थाओं की मदद ले सकते हैं। ये बस्तियों के लोगों की मदद करते हैं, लेकिन ये प्रक्रिया लंबी और जटिल हो सकती है। ऐसे में क्या हो सकता है? पॉलिसी में बदलाव हो सकता है। सरकार को चाहिए कि वो ऐसी नीतियां बनाए जो इन लोगों के गरिमापूर्ण जीवन को सुनिश्चित करे। अवैध बस्तियों में रहने वालों को पुनर्वास और मालिकाना हक दे, ताकि विकास के नाम पर कोई परिवार बेघर ना हो। उदाहरण के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहरी गरीबों को घर दिए जा सकते हैं। कानूनी जागरूकता, लोगों को अपने अधिकार के बारे में जागरूक करना जरूरी है। अगर उनके पास आधार कार्ड और वोटर आईडी है तो वो कोर्ट में अपनी बात रख सकते हैं। एनजीओ और सामुदायिक सहायता, कई संगठन बस्ती वासियों को कानूनी मदद और पुनर्वास के लिए लड़ने में सहायता करते हैं। इस वीडियो में हमने जाना कि आधार कार्ड और वोटर आईडी होने के बावजूद क्यों लोग एक खुद के ठिकाने के लिए भटक रहे हैं। कमेंट्स में बताएं कि आप इस पूरे मामले में क्या सोचते हैं और हमारी वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार।